नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूनियन बजट हुआ पेश, 9 थीम्स के इर्द गिर्द रहा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया बजट पेश। राज्यपाल को प्राप्त संवैधानिक छूट की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ दायर याचिका पर लिया गया फैसला। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को मिला है विशेष छूट। और देश भर में मनाई गई स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की जयंती। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था उनका जन्म। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। बजट में भी सर्वे की तरह ही एक बात को हाईलाइट किया गया है कि दुनिया अर्थव्यवस्था के मामले में गर्त में जा रही है और भारत के सितारे बुलंदी पर हैं। बजट में बताया गया है कि इन्फ्लेशन स्टेबल है और 4% के टारगेट की तरफ बढ़ रही है। वहीं कोर इन्फ्लेशन का आंकड़ा 3.1% है। याद रखिए कि कोर इन्फ्लेशन में खाद्य और ऊर्जा से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों को हटा दिया जाता है, क्योंकि इनकी कीमतें ज्यादा वोलेटाइल होती हैं। वित्त मंत्री ने बजट में 4 जातियों पर फोकस की बात की है। इन 4 जातियों में गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता शामिल हैं। वहीं बजट 4 थीम्स के इर्द गिर्द सेंटर्ड है और ये थीम्स हैं रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। बजट 2024 के मुताबिक 15 लाख से अधिक इनकम वाले लोगों को 30% से अधिक टैक्स देना होगा, जबकि 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स, 10 लाख से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स, 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स देना होगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% करने की बात की गई है। मोबाइल फोन और उससे जुड़ी एसेसरीज पर कस्टम ड्यूटी को घटाने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने शिक्षा, कौशल और रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ का फंड एलोकेट किया है। विकसित भारत के मद्देनजर बजट में 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं। पहली प्राथमिकता है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। दूसरी के तहत रोजगार और कौशल को रखा गया है। तीसरी प्राथमिकता में समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय शामिल हैं। चौथी के तहत विनिर्माण और सेवाओं की बात की गई है। 5वीं में शहरी विकास, 6ठे में ऊर्जा सुरक्षा और 7वीं में बुनियादी ढांचा नवाचार को रखा गया है। 8वीं में अनुसंधान और विकास, तो 9वीं में अगली पीढ़ी के सुधारों की बात कही गई है। अब हम एक एक करके इन प्राथमिकताओं के तहत सरकार ने क्या स्टेप लेने की बात कही है, आइए जानते हैं। पहली प्राथमिकता कृषि से जुड़ी हुई है। इसके तहत फसलों की 109 उच्च उपज और क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी जारी करने की बात कही गई है। सर्टिफिकेशन के जरिए तकरीबन 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए, नेचुरल फार्मिंग कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्रकृति की ही नकल की जाती है। जैसे नेचर में पेड़ पौधे बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए उगते हैं और सरवाइव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसमें बिना केमिकल के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर खेती की जाती है। इसके अलावा 400 जिलों में खरीफ की फसलों के डिजिटल सर्वे की बात की गई है। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के मकसद से राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा की गई है। दूसरी प्राथमिकता में रोजगार और कौशल को जगह दी गई है। इसमें एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम्स के तहत 3 योजनाएं घोषित की गई हैं। स्कीम ए पहली बार नौकरी हासिल करने वाले लोगों के लिए है। इसमें पहली बार ईपीएफओ में दर्ज हुए लोगों को पहली सैलरी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 3 किश्तों में दी जाएगी। इसमें सैलरी कैप 15,000 का है। वहीं स्कीम बी के तहत रोजगार प्रदाता और एम्प्लॉय दोनों को ईपीएफओ में उनके योगदान के मुताबिक 4 सालों तक इंसेंटिव दिए जाएंगे। इसके अलावा स्कीम सी एम्प्लॉयर्स के लिए है। इसमें उन्हें रिम्बर्समेंट दिया जाएगा और रोजगार की समस्या को फाइनली एक्नॉलेज करते हुए सरकार ने युवाओं के लिए 5 सालों में भारत की टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप मुहैया कराने की बात कही है। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मुहैया कराने का टारगेट है। इसमें 5,000 रुपए के मंथली अलाउंस की बात भी कही गई है। कामकाजी महिलाओं के लिए उद्योगों में सहयोग से हॉस्टल्स और क्रेच स्थापित करने की बात कही गई है। वहीं विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्होंने किसी घरेलू संस्थान में पढ़ने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन लिया है और उन्हें लोन में ई वाउचर्स के जरिए छूट दी जाएगी। तीसरी प्राथमिकता में न्याय की बात कही गई है। सरकार ने बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की है।
योजना के तहत जनजातीय जनसंख्या वाले गांवों में सामाजिक आर्थिक विकास किया जाएगा। सरकार एक पूर्वोदय प्लान की बात कर रही है जिसके तहत देश के पूर्वी हिस्से का विकास किया जाएगा। इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल हैं। चौथी प्राथमिकता में विनिर्माण की बात कही गई है और इसके तहत सरकार एमएसएमई को खूब बढ़ावा देने की बात कर रही है। साथ ही मुद्रा लोन्स जो कि पहले से ही प्रचलित हैं, इनमें कैटेगरी होती है तरुण। इसके तहत अमाउंट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। लेकिन ये फैसिलिटी उनके लिए है जिन्होंने पहले लिए लोन अमाउंट को टाइमली चुका दिया है। पांचवी प्राथमिकता है शहरी विकास। इसमें सरकार 100 बड़े शहरों में राज्य सरकारों और बहुपक्षीय बैंक्स के साथ मिलकर सीवेज ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई और वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करेगी। इसके अलावा चुनिंदा शहरों में 100 वीकली हॉट या स्ट्रीट फूड हब्स को विकसित करने की योजना है। छठवीं प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा की बात करती है। इसके लिए अंतरिम बजट में जारी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जिक्र किया गया है। साथ ही नाभिकीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के मकसद से स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर पर जोर दिया जा रहा है। इन्हें भारत स्मॉल रिएक्टर्स के नाम दिए जा रहे हैं। सातवीं प्राथमिकता अवसंरचना को लेकर है। इसमें पूंजीगत व्यय जीडीपी के मुकाबले 3.4% तक बताया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 4 की घोषणा भी की गई है। आठवीं प्राथमिकता अनुसंधान, नवाचार और विकास के बारे में है। सरकार ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड के गठन की घोषणा की है। स्पेस इकोनॉमी के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की बात की गई है। नवीं प्राथमिकता के तहत अगली पीढ़ी के सुधारों की बात की गई है और इसमें अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के लिए तकनीकी को बढ़ावा देने की बात कही गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जन विश्वास बिल 2.0 लाने की बात कही गई है। सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने राज्य के राज्यपाल को हासिल संवैधानिक छूट की समीक्षा करने का फैसला लिया है। 3 न्यायाधीशों से बनी इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं। पीठ ने यह फैसला पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली राजभवन की महिला कर्मचारी की याचिका पर लिया है। महिला ने इस मामले में शीर्ष अदालत से अनुच्छेद 32 के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। अनुच्छेद 32 हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च अदालत में जाने का अधिकार देता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह राहत के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। बहरहाल अपनी याचिका में अनुच्छेद 32 के तहत मामले को पेश करने को लेकर पीड़िता ने बताया है कि संविधान के तहत राज्यपाल को दी गई छूट के कारण उसके पास कोई उपाय नहीं है। इसी याचिका में महिला ने शीर्ष अदालत से राज्यपाल के कार्यालय के दौरान प्राप्त छूट की सीमा तक दिशा निर्देश और योग्यताएं भी तय करने की मांग की है। चलिए अब जानते हैं कि राज्यपाल को संवैधानिक छूट क्या है जिनकी समीक्षा की जानी है। तो आपको बता दें कि ऐसी छूट की बात की गई है अनुच्छेद 361 में। संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को उसके पद धारण करने के दौरान आपराधिक मुकदमे से बचाता है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को किसी भी न्यायिक जांच के दायरे से बाहर करता है। दरअसल अनुच्छेद 361 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन के लिए या उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन में उनके द्वारा किए गए या किए जाने हेतु तात्पर्यित किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि संसद द्वारा उसे पद से हटाने के लिए महाभियोग न लाया जाए। इसी अनुच्छेद के दूसरे क्लॉज में कहा गया है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी, जबकि तीसरे क्लॉज में कहा गया है कि गिरफ्तारी या कारावास की कोई प्रक्रिया राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर रहते हुए शुरू नहीं की जा सकती। अब आपको बताते हैं कि राज्यपाल की छूट की शुरुआत कहां से हुई। देखिए, भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी गई छूट को अंग्रेजी कानून परंपराओं से लिया गया है। इस परंपरा का आधार है लैटिन कहावत रेक्स नॉन पोटेस्ट पेक्रे, जिसका मतलब होता है राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता। इसी के तहत भारतीय संविधान सभा ने अनुच्छेद 361 को थोड़े से वाद विवाद के बाद अपना लिया। आगे अदालतों ने भी इस संवैधानिक छूट को गाहे बगाहे अपनी स्वीकृति दी। 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े 2017 के एक आपराधिक मामले राज्य बनाम कल्याण सिंह एवं अन्य में सर्वोच्च अदालत ने ऐसा किया था। अदालत ने इस मामले में आरोपियों में से एक तत्कालीन राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के खिलाफ मुकदमे में इसी आधार पर देरी की थी। अपने आदेश में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्यपाल होने के नाते कल्याण सिंह संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत छूट के हकदार हैं। जब तक वे राज्यपाल बने रहेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा।
जैसे ही वे राज्यपाल के पद से हटेंगे, सत्र न्यायालय उनके खिलाफ आरोप तय करेगा और कार्यवाही करेगा। 2015 में व्यापम घोटाले से जुड़े एक मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही एक फैसला सुनाया था। मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल राम नरेश यादव इस घोटाले के आरोपियों में से एक थे। तब हाईकोर्ट को यह तय करना था कि क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना मामले में आपराधिक कार्यवाही के बराबर होगा। मामले में उच्च अदालत से कहा कि अनुच्छेद 361(2) किसी राज्य के प्रमुख के खिलाफ किसी भी दुर्भावनापूर्ण अभियान या प्रचार से पूर्ण रक्षा की गारंटी देता है, ताकि उस पद की गंभीरता को कम न किया जा सके। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने अन्य आरोपियों के खिलाफ उस एफआईआर में जांच की अनुमति दे दी, जबकि राज्यपाल के पद पर रहने तक उनका नाम मिटा दिया गया। राज्यपाल की छूट पर एक और न्यायिक दखल 2006 में रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले में आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को सिविल मामलों में राज्यपाल की छूट से निपटना पड़ा था। तब अदालत ने कहा था कि राज्यपाल को अनुच्छेद 361(1) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय पूर्ण छूट हासिल है, पर यह छूट दुर्भावना के आधार पर की गई कार्यवाही की वैधता की जांच करने की अदालत की शक्ति को नहीं छीनती है। उस मामले में सर्वोच्च अदालत ने राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों के निर्वहन में की गई कार्यवाही की जांच की। आज इस बात पर बहस दूसरे देशों में भी चल रही है कि क्या कार्यकारी छूट पर कोई सीमा नहीं है। क्या भारतीय संदर्भ में भी इस मामले पर पुनर्विचार की जरूरत है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए। तेईस जुलाई को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्हें साल 1916 में कांग्रेस के दो धड़ों नरम दल और गरम दल के बीच समझौता कराने के लिए जाना जाता है। अप्रैल 1916 में ही उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। गौरतलब है कि होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूल तौर पर एनी बेसेंट की थी। जहां बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार था, वहीं शेष भारत एनी बेसेंट का कार्यक्षेत्र था। वे पहले ऐसे राष्ट्रवादी नेता माने जाते हैं जिन्होंने जनता के निकट संबंध बनाने का प्रयास किया। इस मामले में वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन शेरोल ने उन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा था। उन्होंने केसरी और मराठा जैसे अखबारों की शुरुआत की। इनकी प्रमुख पुस्तक में द आर्कटिक होम्स इन द वेदास शामिल है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एकता लाने के लिए प्रतीक के तौर पर गणेश और शिवाजी महोत्सव को बड़े स्तर पर मनाना शुरू किया था। ब्रिटिश सरकार ने उन पर सेडिशन के चार्जेस लगाए, जिसके लिए उन्हें वर्तमान म्यांमार की मांडले जेल में 6 साल की सजा काटनी पड़ी। यहीं पर उन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी। नवंबर 2021 में अपने 3 कृषि कानून को निरस्त करने के 3 साल बाद केंद्र कृषि सुधारों के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की योजना पर विचार कर रहा है। प्रस्तावित कृषि सुधार योजना को अंतिम रूप दिए जाने और अपनाए जाने के बाद राज्यों को एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और भूमि पट्टे से संबंधित कृषि क्षेत्र में सुधारों को लागू करने के बाद केंद्र से फंडिंग हासिल करने की अनुमति मिल जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक इस योजना का प्रस्ताव लोकसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद नीति आयोग के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को दिए गए एक प्रेजेंटेशन में रखा था। भारत का अमृतकाल, देश को तेज विकास के लिए प्रेरित करना शीर्षक वाले इस प्रेजेंटेशन में कृषि सुधारों के साथ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया था। कृषि सुधारों से जुड़ी योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और नीति आयोग के अधिकारियों द्वारा चर्चा किए गए विचारों में से एक है। यह कृषि क्षेत्र में संबंधित विनियामक और संस्थागत सुधारों की पहचान मामले के उनके प्रयासों का हिस्सा है। दरअसल भारत के अमृतकाल 2022 से 2047 तक की 25 साल की अवधि के दौरान परिवर्तनकारी हस्तक्षेपों के तहत कई योजनाएं शुरू की जानी हैं। इसमें लंबे समय से लंबित बीज विधेयक को पारित करने की और कृषि में सार्वजनिक निवेश को कृषि GVA यानी सकल मूल्य संवर्धन के 5% तक बढ़ाने जैसे उपायों को भी शामिल किया गया है। चलिए आइए अब नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है गोल्डिलॉक्स।
गोल्डीलॉक्स शब्द का रेफरेंस बच्चों के लिए लिखी गई एक कहानी से मिलता है। कहानी में गोल्डीलॉक्स नाम की एक लड़की 3 भालुओं के परिवार वाले घर में जाती है, जहां वह दलिए का वो कटोरा चुनती है जिसका तापमान एकदम परफेक्ट होता है, यानी न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। वहीं बात जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की हो तो गोल्डीलॉक्स से मतलब है कि अर्थव्यवस्था अपने परफेक्ट पॉइंट पर है, ना ज्यादा महंगाई है, ना ही जीडीपी की ग्रोथ लड़खड़ा रही है। ऐसे ही आपने ज्योग्राफी में भी गोल्डीलॉक्स का जिक्र सुना होगा। हमारी पृथ्वी गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, जहां जीने लायक परिस्थितियां मौजूद हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के 18वें संस्करण में भारत को 146 अर्थव्यवस्थाओं में से 129वें स्थान पर रखा गया है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत की खराब रैंकिंग शिक्षा क्षेत्र में आई गिरावट को दिखाती है। रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में महिलाओं की उच्च नामांकन दर के बावजूद इसकी धीमी गति रही है। वहीं पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता का अंतर 17.2% के करीब बना हुआ है। इसी कारण भारत शिक्षा के इस सूचकांक में 124वें स्थान पर है तथा इसका स्कोर 0.964 है। हालांकि 2023 में प्रकाशित 17वें संस्करण में भारत ने शैक्षिक समानता के मामले में पूर्ण 1.000 अंक प्राप्त किया था, जो उस श्रेणी में 26वें स्थान पर था। वैज्ञानिकों ने समुद्र तल में डार्क ऑक्सीजन की खोज की, जो गहरे समुद्र तल पर मौजूद धात्विक खनिज की रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण बन रही है। यह इस धारणा को भी खारिज करता है कि केवल पौधे और शैवाल सहित प्रकाश संश्लेषक जीव ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध में पाया गया है कि 4000 मीटर से अधिक की गहराई पर ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन होना इसका उल्टा चाहिए था। वैज्ञानिकों ने बताया कि गहरे समुद्र में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स ऑक्सीजन को उत्पन्न कर रहे हैं। यह नोड्यूल कई खनिजों का मिश्रण है। इनका आकार सूक्ष्म कणों से लेकर एक सामान्य आलू तक जैसा होता है। इस ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में कोबाल्ट, निकल, तांबा, लिथियम और मैग्नीज जैसी धातुएं होती हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। वे बहुत कम उम्र के थे जब उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। जलियांवाला बाग की घटना से वे बहुत दुखी होकर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिए थे और आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए 15 साल की छोटी उम्र में वे गिरफ्तार भी हुए। आगे जाकर वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए और अपने साथियों के साथ मिलकर काकोरी कांड को अंजाम दिया, जिसे वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। 27 फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उनकी मृत्यु हो गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। इस कदम का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप को इकोसिस्टम को मजबूत करना है तथा उद्यमशीलता की भावना और नवाचार को बढ़ावा देना है। अब एंजल टैक्स की बात करें तो यह एक प्रकार का आयकर है जो तब लगाया जाता है जब गैर सूचीबद्ध कंपनियां किसी निवेशक को उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती हैं। इस उचित मूल्य से अधिक कीमत पर जुटाई गई अतिरिक्त धनराशि को आय माना जाता है, जिस पर यह टैक्स लगाया जाता है। लाइबेरिया के सीनेटरों के एक समूह ने राजधानी मनरोविया को स्थानांतरित करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राजधानी स्थानांतरित करने का यह प्रस्ताव बार बार आने वाली बाढ़ के कारण रखा गया है। इसके अलावा विश्व बैंक की रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2030 तक ग्रेटर मनरोविया जिले में समुद्र का स्तर 16 सेंटीमीटर बढ़ सकता है तथा समुद्र स्तर में यह वृद्धि 1993 में 0.07 इंच प्रति वर्ष हुआ करती थी, जो वर्तमान में बढ़कर 0.17 इंच प्रति वर्ष हो गई है। लाइबेरिया पश्चिमी अफ्रीका के अटलांटिक तट पर स्थित एक देश है। यह देश उत्तर पश्चिम में सिएरा लियोन, उत्तर पूर्व में गिनी और दक्षिण पूर्व में आइवरी कोस्ट के साथ सीमा साझा करता है। अब आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, भारतीय असंतोष का जनक पद किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रयोग किया जाता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर विपिन चंद्र पाल? अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर यूएनडीपी? अब आइए एक नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछा गया था और उसके क्या हैं सही उत्तर। पहला प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रही बागमती नदी के किनारे पर कौन सा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल स्थित है? अमरनाथ, पशुपतिनाथ, केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ? इसका सही जवाब है विकल्प बी, पशुपतिनाथ। अगला प्रश्न था,
आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना सरकार के लिए संवैधानिक बाध्यता है। आर्थिक सर्वेक्षण की सिफारिशें पूरी करने के लिए ही बजट पेश किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प डी, ना तो एक ना ही दो। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।